So you'll see. So students, first of all, what do you study in physics? तो जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर. you'll make the proper notes for it. ठीक है ना, आप इसके नोट्स भी बनाते जाओगे. तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर. और जब हम नेचर की स्टडी करते हैं तो नेचर की स्टडी हम दो तरीके से करते हैं. नेचर की स्टडी में फर्स्ट इज क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव. और दूसरा है क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या होगा कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि हम नेचर के किसी इवेंट को क्वालिटी के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है. मीन्स जैसे बोलोगे इट्स वेरी हॉट टुडे. तो इट्स वेरी हॉट टुडे इज व्हाट? देयर इज अ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन. एंड समवन सेज इट्स 42 डिग्री सेंटीग्रेड टुडे. तो दिस व्हाट? क्वांटिटेटिव. आपने कितना हॉट है, आपने उसको क्वांटिटीफाई कर दिया, आपने उसका अमाउंट बता दिया. राइट. तो जब भी नेचर का कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा, जैसे हम लोग फिजिक्स में नेचर की स्टडी करते हैं, लाइक व्हाट, कि हवा कैसे चलती है, स्टॉर्म्स कैसे आते हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, या अर्थ सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व करती है, एंड सो मेनी अदर नेचुरल इवेंट्स. सो उन इवेंट्स के स्टडी करने में पहला है कि हम क्वालिटेटिव फॉर्म में करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है. राइट. और दूसरा, उसी इवेंट को फर्दर करते हैं कि उसमें क्वांटिटी क्या है. जैसे मैंने बोला ना, इट्स वेरी हॉट टुडे, सो देयर इज अ क्वालिटी. हाउ हॉट? 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. दिस इज व्हाट? क्वांटिटी ऑफ दैट. तो अब हम जब क्वांटिटी के फॉर्म में करते हैं फिजिक्स में, सो फॉर दैट पर्पस वी डिफाइन व्हाट. इसके लिए हम डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. तो इसके लिए डिफाइन क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. राइट. तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? समथिंग दैट हैपेंस इन नेचर. आप नोट कर लेंगे. फिजिकल क्वांटिटी इज व्हाट? समथिंग दैट हैपेंस इन नेचर एंड दैट कैन बी मेजर्ड आल्सो. कोई भी चीज जो नेचर में होती है और आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो, तो दैट इज व्हाट? इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. राइट. जैसे कि आपने नोट किया ना, समथिंग दैट हैपेंस इन नेचर एंड दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. तो लाइक व्हाट? जैसे कि कोई कितनी तेज दौड़ता है, दैट इज व्हाट? स्पीड. किसी ऑब्जेक्ट ने अभी पोजीशन कुछ थी, बाद में पोजीशन कुछ और हो गई, तो दोनों पोजीशंस के बीच का जो डिफरेंस है, उसके लिए हमने क्या बनाया? डिस्टेंस. राइट. किसी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड है, उसके लिए क्या बनाया? मास. कोई इवेंट कितने लंबे पीरियड तक रहा, उसके लिए क्या बनाया? टाइम. सो इस तरीके से नेचर में जो चीजें होती हैं, जब हम उन्हें क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी. अब जो फिजिकल क्वांटिटीज है, हमने इस फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके से कैटेगराइज किया है. एक कैटेगराइजेशन है जो कि अभी इस चैप्टर में हम लोग करेंगे. दैट कैटेगराइजेशन इज व्हाट? कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी को हमने बोला कि दे आर फंडामेंटल. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. और दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. कुछ एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और कुछ एक होंगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. राइट. तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एक कैटेगराइजेशन ये है. और इस कैटेगराइजेशन को हम इस चैप्टर में
डिटेल में फोकस करेंगे। और जब आपका ये टॉपिक ओवर हो जाएगा और आप आगे आओगे मोशन में, तो हम वहां पे सारी फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल हो और या फिर डेराइव हो, उन्हें एक दूसरे तरीके से कैटेगराइज करेंगे। उस कैटेगराइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जो कि स्केलर है और एक फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जो कि वेक्टर है। आप सब कुछ नोट करते रहेंगे। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज में फर्क क्या है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कि केवल केवल क्या होगा, जस्ट मोमेंट। तो जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जिनमें कि केवल मैग्नीट्यूड होगा, जैसे बोला गया 5 kg मास, इसमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे बोला गया फोर्स, तो फोर्स में बोला गया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन के साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। दे आर व्हाट, दे आर द वेक्टर क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का कैटेगराइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो स्केलर और वेक्टर, और एक होगा कि जो इस चैप्टर में करेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड द derived physical quantities, right? So now you'll see कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में जो है, इट्स की सबसे पहले कि आप उन फिजिकल क्वांटिटीज का नाम याद रखें। दूसरी चीज की उसका यूनिट होगा, और तीसरी चीज की उसका जो है नेम, यूनिट, एंड द लास्ट इज डायमेंशन। मैंने भी आपको बताया कि डायमेंशन होता क्या है, बट आई हैव रिटेन डायमेंशन। सो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि डायमेंशन होता क्या है, राइट? सो you'll सी, नेम में पहली फिजिकल क्वांटिटी है, there is the लेंथ, और लेंथ का MKS यूनिट। देखो हम जैसे यूनिट का नाम लेते हैं तो बोलते हैं MKS यूनिट और द MKS यूनिट, और या फिर CGS यूनिट। MKS यूनिट क्या होता है कि जिसमें कि मास को हम केजी में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करेंगे। और सीजीएस में मास होगा वो ग्राम्स में होगा, और लेंथ सेंटीमीटर में होगी, और टाइम सेकंड में। सो यूनिट इसका है मीटर, और डायमेंशन इसका है L1। आप डायमेंशन केवल एक सिंबल समझ लो, ठीक है ना? मीन्स की लेंथ को हमने L से डिनोट किया, इट्स जस्ट ए सिंबल, राइट? तो डायमेंशंस को डिफाइन कैसे करेंगे मैं अभी इसके बाद आऊंगा। सेकेंड, मास, केजी, और इसका यूनिट है, डायमेंशन इसका एल। सबको ब्रैकेट में हम बंद करते हैं इसे, लाइक दिस। और थर्ड इज टाइम, सेकेंड टी, कैपिटल टी। फोर्थ इज, सो स्टूडेंट्स, फोर्थ इज करंट, एम्पियर, ए। फिफ्थ इज टेम्परेचर,
Kelvin K. Sixth is luminous intensity. Luminous intensity और luminous intensity को का यूनिट है कैंडेला एंड CD. और सेवेंथ इज amount of substance, इसे मोल और मोल को N से करते हैं. सो यू से इसमें से आप अवेयर होंगे लेंथ से भी, मास से भी, टाइम से भी, करंट से भी, टेम्परेचर से भी, राइट. अब यहाँ पे एक आया ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट कैंडेला. आप अपने पूरे 11th और 12th में इस यूनिट को यूज नहीं करोगे वो, क्योंकि पहले कभी इसका फोटोमेट्री एक टॉपिक था, लेकिन अब फोटोमेट्री इज नॉट इन द सिलेबस, तो आपको ये कहीं पे यूज नहीं करना पड़ेगा. बट इंट्रोड्यूस किया गया बिकॉज इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया, राइट. दिस क्लियर ना. नाउ सी, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप जैसे बोले कि मास, मास भी तो ऑलमोस्ट सेम चीज है. बोला गया कि कितना अमाउंट ऑफ पोटैटोज है, तो आपने केजी में बताया. तो इसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अलग से क्यों बोला गया कि देर आर फ्यू मेजरमेंट्स. जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि देर आर सम चेयर्स, आपको चेयर्स का अमाउंट बताना है, तो आप चेयर्स का अमाउंट जो है केजी में तो नहीं बताओगे, आप नंबर में बताओगे कि देर आर 15 चेयर्स, देर आर 20 चेयर्स. सो बहुत से कैलकुलेशंस ऐसे होंगे जहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमें नंबर में बताना होगा, खासतौर से मॉलिक्यूल्स का नंबर, एटम्स का नंबर. तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज व्हाट मोल, और मोल को N से डिनोट करते हैं. तो ये फंडामेंटल यूनिट्स. आप बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स होती क्या है, तो फंडामेंटल यूनिट्स वो है कि जो एक दूसरे पे बिल्कुल भी जिनकी डिपेंडेंसी नहीं है. इस वजह से लेंथ मास पे डिपेंडेंट नहीं करेगी, मास टाइम पे डिपेंडेंट नहीं करेगी. मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजरमेंट कर लेते हैं, आपने उसका मास मेजरमेंट कर लिया और किसी ने आपसे पूछा उसकी लेंथ क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मास आप लेंथ उसकी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लेंथ और मास के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द अदर्स ऑल्सो. सो फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. इज दैट क्लियर. आप ये समझिए ना, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. ऑलराइट. सो आपका ये फंडामेंटल यूनिट्स आपने नोट कर लो. अब डिराइव यूनिट्स क्या है, और उसी के साथ में मैं डिराइव यूनिट्स के साथ ही आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं. तो डिराइव यूनिट्स हैं, डिराइव यूनिट्स which are made up of, which are made up of more than, which are made up of two or more than two fundamental units or more than one power of a fundamental unit. Right? I explain you कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में
आप ध्यान से सुनोगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में या तो टू और मोर देन टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, टू और मोर देन टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, और या फिर उसमें एक ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा पावर इन्वॉल्व है, राइट। एक ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एक से ज्यादा पावर अगर इन्वॉल्व है तो वो फिजिकल क्वांटिटी होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। में यहाँ पे हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड फंडामेंटल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे थे। मतलब मैंने बोला डिराइव्ड यूनिट्स, तो डिराइव्ड यूनिट्स किसके यूनिट्स होंगे? ये होंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स होंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स से फोकस हो जाने दो। सर यहाँ पे क्लास कौन सी है? अच्छा, टेस्ट, ओके। मैं करूँ, मैंने फैमिली just wait for a moment to say focus हो जाए। हाँ, सो आप देखिए, मैंने वो आपसे बोला कि जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जो या तो टू और मोर देन टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे या उनके यूनिट पे डिपेंड करते हैं। मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स में टू और मोर देन टू फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स इन्वॉल्व हैं, या एक ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के क्वांटिटी के एक से ज्यादा पावर इन्वॉल्व है, सो दे आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। हाउ? फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे बोला गया स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आप देखोगे एक यूनिट लेंथ का है और एक यूनिट किसका है? टाइम का है। तो इसमें दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स इन्वॉल्व है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली बोला गया एरिया, एरिया का यूनिट क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। तो जब ये मीटर स्क्वायर है तो इसमें आप देखोगे लेंथ के दो पावर्स इन्वॉल्व है, और एक ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के एक से ज्यादा पावर इन्वॉल्व है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ए डिराइव्ड यूनिट। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बच्चों में डायमेंशन, मैंने बोला था कि मैं डायमेंशन को डिफाइन करूंगा, तो डायमेंशन होता क्या है? डायमेंशन वैसे तो पता लगा एक सिंबल है कि लेंथ के, हम लेंथ को डिनोट करेंगे एल से, मास को डिनोट करेंगे एम से, ठीक है ना। बट हम डायमेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो? तो आप देखोगे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा? आप नोट कर सकते हो। तो जो है कि dimension of a physical quantity are the powers of fundamental units which must be raised which must be raised to express the unit of that physical quantity, right? मैं रिपीट करता हूं, the dimensions of a physical quantity are the powers of fundamental physical quantities which must be raised in order to define or to express the unit of that physical quantity। मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट में लेंथ के, मास के, टाइम के, करंट का, जो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी कितनी पावर्स आ रही है,
उनकी कितनी पावर्स इन्वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे हम सबसे सिंपल हम लेते हैं स्पीड। अब स्पीड का यूनिट आप क्या करो, क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। तो यही तरीका है, किसी भी चीज का डायमेंशन लिखने का तरीका ये है, आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी बोली जाएगी, आप उस फिजिकल क्वांटिटी का याद क्या करोगे, यूनिट याद करोगे। आपने इसका यूनिट याद किया, यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड, राइट। तो बच्चों इसका यूनिट क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। अब मीटर में लेंथ की एक पावर L1 और टाइम की पावर कितनी है, T-1, क्योंकि ये रिवोल्यूटर में तो ऊपर जाए तो L1 T-1, ये इसका डायमेंशन है। इज दैट क्लियर, L1 T-1 बिकम द डायमेंशन, मतलब लेंथ की एक पावर और टाइम की एक पावर बट डिनोमिनेटर में, जिसे दैट इज व्हाट T-1। सो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज तो ऐसी हैं जिनके यूनिट्स में केजी, मीटर, सेकेंड, करंट, मतलब एम्पियर, ये डायरेक्टली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोला गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या हुआ, इसका यूनिट आपने याद किया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें भी आपका आ गया डायमेंशन, आ गया L1 T-2। और ये बड़ा टफ टास्क है भी नहीं, मतलब वेरी सिंपल थिंग। आपने उसका यूनिट याद किया और उसकी यूनिट में फिर आपने देखा कि उसमें कितनी लेंथ की पावर है, कितनी मास की पावर है, कितनी टाइम की पावर है, एक्सेट्रा। आपने उनकी पावर्स के फॉर्म में फंडामेंटल यूनिट्स की जो डायमेंशंस हैं उनके पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, दैट बिकम द डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना। तो सबसे इजी कोई भी क्वेश्चन अगर डायमेंशन से पूछते तो इट इज दिस, कि आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए बोला गया जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लेंथ केजी, मीटर, सेकेंड एक्सेट्रा में हो, और आपने उसका यूनिट लिखा सीधे और यूनिट से डायमेंशन। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इससे जो थोड़ा सा टफ है, दैट इज व्हाट, जैसे आपसे बोला कि आपको डायमेंशन बताना है फोर्स, राइट। आपने क्या करा, बिल्कुल वही बेसिक से चलना स्टार्ट किया। आपने फोर्स का यूनिट सोचा, फोर्स का यूनिट मीटर। अब आपको मीटर में कहीं पे भी आपको मीटर में मीटर, केजी, सेकेंड एक्सेट्रा ये दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो फिर आप क्या करो, फोर्स का कोई फॉर्मूला सोचो, फिजिक्स का कोई फॉर्मूला जिसमें कि फोर्स इन्वॉल्व हो। तो फोर्स F इक्वल्स व्हाट, मास M इनटू A। तो बच्चों मान लो कि आप ये बोलते हो कि अभी आपने पूरी फिजिक्स थोड़ी पढ़ी है कि आपको पूरी फिजिक्स से फॉर्मूले आते होंगे यूजुअली। ये जैसे मान ली हम बात करें जेई की या नीट, तो जेई और नीट में जब ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, तब तक आप पूरी 11th और पूरी 12th के सबके फॉर्मूले पढ़ चुके होंगे, आप पूरी फिजिक्स कर चुके होंगे। तो आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला लिखना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, इट्स इजी थिंग। बट अगर आप बात करोगे अभी की, तो अभी रेलेवेंट ये है कि अगर आपके स्कूल एग्जाम्स में वो लोग कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो रिलेवेंट इज व्हाट, उन्हें उस चीज के डायमेंशन पूछने चाहिए जिस चीज की फिजिक्स आपने की है और आपको उनके फॉर्मूले आते हैं। जैसे फोर्स है, फोर्स यू ऑलरेडी डन इन द 9th क्लास, मास एन इंटू। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन था और ये मास एम इंटू ए के इक्वल है, तो इसके फॉर्मूले में मास एम आया, एम का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब आपका सब कुछ केजी, मीटर और टाइम के फॉर्म में आ गया। इसका डायमेंशन M1 L1 T-3, ये इसका डायमेंशन आ गया। ठीक है। सिमिलरली मान के आपसे फर्दर बोला गया कि आपको, आप अच्छा जो भी मैं एग्जांपल दूंगा आप नोट करते जाओगे, द रीजन भी मेरे एग्जांपल्स में कैसे कैसे धीरे धीरे टफनेस आ जाएगी, वो बहुत स्मूथली होगा, आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए डोंट इग्नोर एनीथिंग कि आप लोग ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। आई वांट दैट यू शुड मेक कंप्लीट नोट्स, आपके जो नोट्स हो बिल्कुल परफेक्ट हो, उनमें कहीं पे भी एक भी वर्ड आपको किसी बुक से नहीं देखना पड़े। रिसोर्स मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब व्हाट व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द जेईई और नीट। तो अगर बच्चे को 10 तरीके के रिसोर्स मटेरियल से देखना पड़ता है, गूगल से देखना पड़ता है, तो दैट मीन्स की सिलेक्शन के चांसेस बड़े मिनिमाइज हो जाते हैं।
बिकॉज आपको रिसोर्स मटेरियल, जिस मटेरियल से प्रिपरेशन कर रही है वो आपका एक मटेरियल है, और आप कंप्लीट ट्रस्ट के साथ उस पूरे मटेरियल को याद करते हो। बस मुझे अगर ये याद है, मुझे इसमें से सब कुछ आता है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा, आई कैन थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन। तो फिर आपका ब्रेन एनालिसिस की ओर जाता है कि आई हैव द कंप्लीट कंटेंट, मेरे अंदर वो सब कुछ है, आपने सब कुछ याद किया हुआ है, मेरे अंदर वो कंटेंट में सब कुछ है जिसके थ्रू मैं इस क्वेश्चन को प्रोसेस करूंगा। तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से प्रोसेस करता है, ज्यादा अच्छी एनालिसिस करता है। नाउ सी, जैसे है यूल सी वर्क, वर्क का यूनिट आपने सोचा, वर्क का यूनिट आ गया जूल। वर्क का यूनिट क्या हुआ? जूल। अब आपको जूल में भी क्या हो रहा है, कहीं पे भी केजी, मीटर और सेकेंड में दिख रहा है। आपने वर्क का फॉर्मूला सोचा, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का यूनिट भी क्या है? न्यूटन है। उसमें भी आपको नहीं दिख रहा है कोई केजी, मीटर और सेकेंड। फर्दर उसे और फॉर्मूले में ब्रेक करा, मास एम इंटू ए इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो, मास एम का केजी है ना, मास एम का केजी, एक्सप्रेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब सब कुछ केजी, मीटर और सेकेंड के फॉर्म में आ गया। बस अब आप डायमेंशन, डायमेंशन आपका हो गया m1 L2 मीटर और 1 मीटर L2 T-2, ये इसका डायमेंशन होगा। मतलब व्हाट, ये डायमेंशन का दूसरा क्वेश्चन, जो डायमेंशन है दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, दैट इज व्हाट, कि वो लोग आपसे क्या करेंगे, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन पूछेंगे जिसमें सीधे के सीधे केजी, मीटर, सेकेंड और ये सब इन्वॉल्व नहीं है। आपसे फॉर्मूले में ब्रेक कर, फॉर्मूले में भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, जैसे आ गया फोर्स। अब फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, और न्यूटन में आपको केजी, मीटर, सेकेंड ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप उसे क्या करो, फर्दर फॉर्मूले में ब्रेक करो। जब तक फॉर्मूले में ब्रेक करते जाओ, जब भी फिजिकल क्वांटिटी जो आएगी, उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में केजी, मीटर, सेकेंड और ये सब सामने सामने आपको दिखाई ना देने लगे। अब आपको ये सब सामने दिखाई दे रहा, तो उसका आप क्या करोगे, डायमेंशन लिख दोगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ। अब इसमें भी क्या होता है कि बच्चे रिलेवेंट फॉर्मूला सोच पाते हैं, नहीं सोच पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस, मैं आपसे केवल उन फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस की बात अभी करूंगा जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने अभी अब तक की फिजिक्स की लाइफ में की। अब मान लो कि रेजिस्टेंस आ गया, अब आप रेजिस्टेंस के लिए कैसे करोगे? सोचो कोई फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको V इक्वल टू आई आर पता है। अब V का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट में भी केजी, मीटर नहीं है। हम दूसरा फॉर्मूला सोचते हैं, हमने सोचा पावर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। आपने टेंथ में किया हो, है ना, पावर P इक्वल्स व्हाट? आई स्क्वायर इंटू आर। अब यहां से R हो गया P बाई आई स्क्वायर। नाउ स्क्वायर, पावर का क्या होता है? वॉट। पावर का यूनिट वॉट, और वॉट में भी कहीं पे केजी, मीटर या सेकेंड नहीं। तो फिर आपने पावर का फॉर्मूला भी लिखा, वॉट बाई टाइम। पावर इज वॉट? वॉट अपॉन टाइम इंटू वॉट? आई स्क्वायर। आई का मैं इसलिए और नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आई का यूनिट, आई फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, इसलिए उसके लिखने की जरूरत नहीं। अब टाइम भी फंडामेंटल है। वर्क का आपने अभी अभी निकाला था, तो अगर आपसे रेजिस्टेंस वाला पूछा जाएगा तो आप वर्क का इमीडिएटली वहां पे निकाल के देखोगे। बट यहाँ पे क्योंकि आपने अभी अभी निकाला था, तो मतलब याद है हमें M1 L2 T-2। नहीं तो वर्क का, जब आपको रेजिस्टेंस का निकालना है तो बीच में वर्क आ गया। आप वर्क का इसी तरीके से आप वर्क का सेपरेटली निकाल लो, फिर आप इस तरीके से वर्क का सेपरेटली निकालोगे। फिर आप, तो यह है M1 L2 T-2। अब M1 L2 T-2 है, M1 L2 T-2। आप उसके लिए जब आप वैल्यू डालोगे तो आ गया आपका M1 L2 T-2 अपॉन T1 एक। उसे सिंप्लीफाई किया तो आ गया M1 L2 T-3 A-2। या इज दैट क्लियर? मतलब व्हाट,
मैंने यहाँ पे क्योंकि वर्ड का डायमेंशन आपको अभी अभी सिखाया था, इसलिए वर्ड का जो निकला वो डायमेंशन यूज कर लिया। बट अगर अभी नहीं किया होता तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का अलग से निकालते, क्योंकि इसमें वर्ड का आया और फिर वर्ड का डायमेंशन डालते, तब रेजिस्टेंस का डायमेंशन आप, इज दैट क्लियर? ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको निकालना है डायमेंशन पोटेंशियल डिफरेंस, और मे बी पोटेंशियल डिफरेंस V का आपको फॉर्मूला किसी बच्चों को याद हो कि V इक्वल्स टू W बाई Q, V इक्वल्स टू W बाई Q। तो अगर W बाई Q याद है और इसका हो गया आपका चार्ज Q का करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम चार्ज ही होता है ना? तो डायरेक्टली आ गया वाट का अभी क्या M1 M1 L1 M1 L2, I'm sorry, M1 L2 T माइनस टू, और ये आपका आ गया A माइनस वन और टाइम का T माइनस वन, सो दैट बिकम्स M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस वन। ठीक है? और अगर मान लीजिए बच्चों आपको फॉर्मूला ये नहीं पता कि वोल्टेज V पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज V प्लस वॉट W बाई Q, सपोज आपको ये नहीं आता, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखोगे कि ये फिर इस तरीके से होगा कि आपने क्या पोटेंशियल डिफरेंस V, आप सोचोगे V टेंथ में कोई ऐसा फॉर्मूला अगर जिसमें V आया, सो सी, और P इक्वल्स टू V स्क्वायर R, या ये उससे थोड़ा सा और टफ हो जाएगा, आप कोई और सिंपल फॉर्मूला सोच लो। आपने किया रेजिस्टेंस V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स व्हाट आई आर, तो V का आपका आ गया एम्पियर का A1, इसका एम्पियर, और R का क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था, और R का आया था क्या, R का M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू, है ना? M1 L2 T माइनस थ्री A माइनस टू, हम इसे यूज कर लेते हैं। M1 L2 T minus 3 A minus 2. So that become M1 L2 T minus 3 A minus 1. याद है? दिस इज क्लियर ना? हमने जब इसके दूसरे तरीके से निकाला था तभी देखो यही आया था M1 L2 T minus 3 A minus 1. दिस इज क्लियर ना? सो दैट इज व्हाट की डायमेंशन का जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब आपको किसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना, जो फिजिकल क्वांटिटी आपको, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना जो फिजिकल क्वांटिटी आपको उसके यूनिट में सीधे केजी मीटर सेकंड नहीं आ रहा है, आप उसका फॉर्मूला सोचो। मे बी आपको उस फॉर्मूले में जो चीजें आएंगी उसका फर्दर फॉर्मूला सोचना पड़े, और आप वो तब तक सिंप्लीफाई करते रहोगे जब तक कि उनकी यूनिट्स में, जो फिजिकल क्वांटिटीज आप यूज करें उनके यूनिट्स में सीधे केजी मीटर सेकेंड एक्सेट्रा ये चीजें ना आ जाए, और जब आ जाएंगी तो फिर आप सीधे डायमेंशन लिख दोगे। इसलिए अब हम डायमेंशंस में कुछ एक रूल्स हैं, हम डायमेंशंस में उन रूल्स पे आते हैं। उसके पहले मैं आपको एक दो और चीजों के डायमेंशन बताता हूँ। जैसे आपको डायमेंशन लिखना एंगल का, एंगल इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब एंगल का फॉर्मूला आर अपॉन रेडियस। आई होप कि ये बच्चों को पता होगा सबको। अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल की ये आर की लेंथ है एल, और ये आर की लेंथ सेंटर पे एक एंगल सबटेंड करती है थीटा, रेडियस आर है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर लेंथ एल अपॉन आर। आपको की लेंथ का यूनिट भी मीटर और रेडियस का यूनिट भी मीटर, तो ये क्या रहेगा, डायमेंशनलेस, मतलब L0 T0। आप या तो कह दो डायमेंशनलेस, या आप बोलो L0 T0। जनरली ये एक ऐसा मतलब एक पैटर्न है कि हमने बना लिया कि अगर किसी का कोई डायमेंशन नहीं तो हम क्या बोलते हैं L0 T0, या डायमेंशनलेस। आप लोग ये एम्पियर वाले को जीरो नहीं लिखा,
या टेम्परेचर वाले को 0 नहीं लिखा, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, बस इतना ही करना। इज दैट क्लियर? दिस इज क्लियर। तो अब मैं डायमेंशंस में कुछ एक रूल्स पे आता हूँ, सो दैट कि फिर हम फर्दर और चीजों के भी डायमेंशन निकाल पाएंगे। तो डायमेंशंस में मैं बिल्कुल एक सिंपल रूल से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि सपोज कि हमारे पास है a इज इक्वल टू b प्लस सी। a इक्वल्स व्हाट? b प्लस सी। तो यू नीड टू रिमेंबर व्हाट, कि आप केवल उन क्वांटिटीज के बीच में, या a इक्वल्स टू b माइनस सी है, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्वांटिटीज का करेंगे जिनका डायमेंशन सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं क्वांटिटीज के बीच में होगा या उन्हीं टर्म्स के बीच में। टर्म्स से मेरा मतलब क्या है? लाइक s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बच्चों एक टर्म ये हुआ और एक पूरा टर्म ये हुआ। तो आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं टर्म्स के बीच में करोगे जिन टर्म्स के डायमेंशंस सेम होंगे। तो यहाँ पे b का डायमेंशन c के इक्वल होगा, b का डायमेंशन c के इक्वल होगा, यहाँ पे ut का डायमेंशन हाफ at स्क्वायर के इक्वल होगा। राइट? ये पहला लॉ। आप खुद करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी डन only between those terms which have the same dimensions, right? जिनके dimensions क्या हैं? सेम हो। आप उन्हीं के बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो जिनके डायमेंशंस सेम है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक चीज और देखो, जैसे जब आप इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन ऐड करोगे, इनके डायमेंशन सेम है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका डायमेंशन L1 होता, इसका भी से L1 ही होगा फिर इसका। तो अब ये नहीं कि आप ये बोलोगे इन दोनों का मिलकर के डायमेंशन 2L1 हो गया, इनका डायमेंशन मिलकर के भी क्या होगा? L1 ही होगा। से आपने 4 मीटर प्लस 3 मीटर, 4 मीटर प्लस 3 मीटर क्या होगा? 7 मीटर। तो 7 तो नंबर है, यूनिट तो मीटर ही हुआ ना। तो जब आप दो सेम डायमेंशन वाले टर्म को ऐड करोगे या एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करोगे, उससे जो एक टर्म आएगा उसका भी डायमेंशन क्या होगा? सेम। और किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन and right hand side of an equation will be what? Same. Is that clear? And you will write also the dimension of left hand side of an equation will be dimension of right hand side. तो जैसे यहाँ पे है ut का डायमेंशन हाफ at स्क्वायर के इक्वल, और जब आप डायमेंशनली ऐड करते तो हमें क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ हाफ लगाया, हाफ से भी कोई मतलब नहीं, राइट? जैसे आप देखो यहाँ पे u का डायमेंशन L1 t माइनस 1 वेलोसिटी हुई ना, मीटर पर सेकेंड, और इसका t का t1, तो इसका डायमेंशन क्या आ गया? ओवरऑल यूटी का L1। अब एटी स्क्वायर का ए का L1 t माइनस 2 एक्सटेंशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर into what? T square, that is what? T2, so that becomes on L1। तो अब आप देखो कि इसका L1 इसका L1, तो इन दोनों का मिलकर के भी आप क्या बोलोगे? L1। एंड लुक एट दिस कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन भी क्या होगा? L1। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट्स। इसके बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, पर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में करोगे जिनके डायमेंशंस इक्वल होंगे। और जब आप उन्हें ऐड करके भी करोगे तो उसका ये नहीं होता कि डायमेंशन 2 टाइम्स होगी। जो उनका डायमेंशन होगा वही डायमेंशन उनके एडिशन का भी डायमेंशन या उनके सब्ट्रैक्शन का डायमेंशन विल रिमेन सेम, एंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी व्हाट? सेम। नाउ लुक एट दिस, मैं इसी का एक एप्लीकेशन है, आप देखो। जैसे आपसे हो गया x इज इक्वल टू k1t अपॉन k2 प्लस स्क्वायर। आपसे तो आ गया x मीटर में है, राइट? x जो है इट इज इन मीटर, टाइम t इज इन सेकेंड, एंड मास m इज इन kg। ये बता दिया। अब आपको पूछा कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ k1 एंड k2। k1 और k2 का डायमेंशन क्या होगा? सो लुक एट दिस, डायमेंशन ऑफ k1 एंड k2। तो अब यहाँ पे इस m2 का डायमेंशन बता, m स्क्वायर का m2,
और K2 को उसके साथ डायरेक्टली ऐड किया गया, इसका मतलब K2 का डायमेंशन आपका आ गया M2, बिल्कुल स्ट्रेट K2 का क्या आ गया M2। अब जब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो K2 प्लस M2 स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या आ गया, M2 आ गया। M2 मीटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या रहेगा आपका x का L1, इसका M2 हो गया M2, और ये डायमेंशन किसका आ जाएगा, K1 T का डायमेंशन आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया L1 M2, और ये डायमेंशन किसका आ गया, K1 T का। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज आप समझ गए स्टूडेंट्स सही से। तो अब आप देखोगे, लुक एट दिस नाउ। सो अब K1 का डायमेंशन क्या आ गया, K1 का हो गया L1 M2 T minus 1, right? L1 M2 T minus 1 become the dimension of what? It become the dimension of K1. This is clear? ठीक है। ये जो मैंने अभी पहला पॉइंट आपको बताया, तो जो मैंने आपसे बोला था, ठीक है, उसका एक्चुअली जो नाम है उस लॉ का आप लिख सकते हो, द नेम ऑफ द लॉ। मैंने क्या बोला था कि हम जिन चीजों का डायमेंशन हम ऐड करेंगे, मतलब जिन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, उनके डायमेंशन सेम होंगे, एंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन विल बी सेम। इस लॉ को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। इसे हम बोलते क्या है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। ठीक है, जो मैंने लॉ बताया अभी, दैट वाज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आप और चीजें देखो, ठीक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी। नाउ लुक एट दिस, किसी भी नंबर का पावर, जैसे आप सोचोगे नंबर है 4, तो 4 टू द पावर 3 मींस व्हाट, 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। 4 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, यही हुआ ना इसका मतलब, 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। तो अब अगर मैं मान ली बोलता 4 टू द पावर 3 मीटर, इसका मतलब था 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स। अब इसका मतलब आप क्या लेते हैं, इसका मतलब कैसे लेते हैं, 4 multiplied 3 meter times, it's meaningless, right? This is what meaningless, मतलब the concept is what you may know कि power of a number is always dimensionless। आप नोट कर लोगे, power of a number is always dimensionless। किसी भी नंबर की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशनलेस होगी। जैसे आप 4 की पावर, इसमें मीटर नहीं आना चाहिए, इसमें कोई यूनिट होना ही नहीं चाहिए। यूनिट होता तो आप उसे कैसे लो, 4 टू द पावर 3 मीटर, मतलब 4 मल्टीप्लाइड 3 मीटर टाइम्स। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। दैट मीन व्हाट, कि किसी भी पावर की नंबर डायमेंशन इसमें। अब मान लो उन्होंने आपसे इक्वेशन दिया x इक्वल्स टू x नॉट 3 टू द पावर k t बाई kt बाई n, kt बाई व्हाट n, एंड दे टोल्ड यू कि n केजी में है, 20 सेकेंड में है, x मीटर में है, x मीटर में, मास केजी में, और टाइम सेकेंड में। अब बोल गया कि आपको डायमेंशन बताना किसका, डायमेंशन x नॉट का और k का डायमेंशन बताना। तो बच्चों आप सबसे पहले देखोगे, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, किसी भी नंबर की पावर डायमेंशनलेस होगी, किसी भी नंबर की पावर क्या होगी, डायमेंशनलेस, मतलब इसकी पावर क्या होगी, डायमेंशनलेस। दैट मींस की kt बाई n इज डायमेंशनलेस। जो चीज डायमेंशनलेस हो, अगर आप क्या करो उसे 1 के इक्वल कर दो, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल करने का मतलब हुआ 1 में मैंने कोई नंबर है, डायमेंशन तो नहीं लगाया, एक नंबर है डायमेंशन नहीं लगाया, तो इट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन। इट्स नॉट कि इस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के इक्वल है, इट इज ओनली फ्रॉम द डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो k का डायमेंशन क्या आ जाएगा, MIT, दैट इज व्हाट M1 T minus 1।
will become m1 t minus 1. ये k का डायमेंशन आ गया. Basically it becomes what? k का डायमेंशन कितना आ रहेगा? m by t. So that will be what? m1 t minus 1. आप देखो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, तो 3 टू दी पावर मतलब पूरी 3 के आगे जो पावर है वो पूरा का पूरा क्या होगा? डायमेंशनलेस. मतलब ये जो पूरा टर्म है ये पूरा टर्म क्या हो गया? डायमेंशनलेस. और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होना है. लेफ्ट का डायमेंशन राइट के इक्वल होना है और ये पूरा टर्म डायमेंशनलेस है. तो x नॉट का डायमेंशन क्या आ जाएगा? x का. x नॉट का डायमेंशन क्या आ जाएगा? x का. मतलब x का डायमेंशन क्या है? L1. तो x नॉट का डायमेंशन हो जाएगा कितना? L1. दिस इज द वे यू फाइंड द डायमेंशंस बाय यूजिंग जो आपको डायमेंशंस के रूट्स बताए जा रहे हैं, आप उनके थ्रू और भी चीजों के डायमेंशंस आप निकाल दो. जैसे लुक एट दिस. मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एंगल डायमेंशनलेस होता है. मान लो आपसे बोला गया x इक्वल टू x नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी. और डायमेंशंस में अच्छा एक ही बड़ी खास बात होती है, अगर उन्होंने आपको कोई इक्वेशन दे दिया और उस इक्वेशन में किसी ऐसी चीज का डायमेंशन आपसे पूछ लिया जो आपको इसके पहले पता ही नहीं था होता क्या है. जैसे मान लो यहाँ पे आपको ओमेगा के बारे में नहीं पता कि ओमेगा क्या है. इज दैट क्लियर? वो लोग पूछेंगे ऐसी चीज के बारे में ही. राइट नाउ बाद में तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा जब आप 11th और 12th करोगे, कंपटीशन की बारी आएगी तो ओमेगा का भी सब कुछ आपको यू विल हैव एवरी आइडिया ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी. अब जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला कि आपका x मीटर में है और टाइम की सेकेंड में है, x नॉट एंड ओमेगा का डायमेंशन आपको बताना. आपको डायमेंशन किसका बताना है? x नॉट का और ओमेगा का डायमेंशन आपको बताना. तो लुक एट दिस कि x नॉट और ओमेगा का डायमेंशन आप कैसे बताओगे? आप इससे देखो, ये तो बताना आपको इस साइन के अंदर जो भी लिखा रहेगा ये एंगल होगा. साइन के अंदर जो होगा वो क्या होगा? एंगल. साइन 30, साइन 40, साइन 45 वो एक एंगल होगा. और अभी अभी आपने किया था कि एंगल डायमेंशनलेस होती है ना. साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, कोसेक के अंदर, सेक के अंदर जो भी चीज लिखी जाएगी दैट वी व्हाट? एंगल. एंड यू नो दैट एंगल इज डायमेंशनलेस. इसका मतलब कि ओमेगा टी को आप 1 के इक्वल कर सकते हो, ये डायमेंशनलेस. तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ गया? 1 बाई टी. दैट इज व्हाट इट बिकम्स. डायमेंशन आ गया आपका टी माइनस 1. ओमेगा का डायमेंशन आ गया. ऑल्दो आपको ओमेगा के बारे में नहीं पता था बट आपको ओमेगा का डायमेंशन पता होगा. और ऐसे क्वेश्चंस अभी वो लोग आपसे दे सकते हैं एंड यू शुड आंसर. अब आप देखो पूरा का पूरा जो साइन ओमेगा टी है ये भी तो डायमेंशनलेस होगा. आपने 10th क्लास में कोई भी वैल्यू पढ़ी, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 0 0, साइन 90 1. मतलब साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो है वो जब किसी एंगल से एसोसिएट होता है तो उसकी वैल्यू नंबर में ही आती है, उसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, है ना. साइन 30 1/2 हो गया, नंबर ही है. साइन 60 √3/2 हो गया, इसमें कोई यूनिट तो नहीं होगी. तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन ऐसे होगा. अब लेफ्ट और राइट का डायमेंशन इक्वल होना है, यानी x नॉट का डायमेंशन क्या आ गया? इसका मीटर है तो इसका आ गया L1. इसका डायमेंशन क्या आ गया? L1. दिस क्लियर? सो दीज आर फ्यू फंडामेंटल रूल्स जो कि हम डायमेंशंस में यूज करेंगे और इसके थ्रू फर्दर और भी बहुत से एप्लीकेशंस होंगे. राइट. अब मैं डायमेंशंस का आपको एक यूज करके दिखाता हूं. आप डायमेंशंस के थ्रू, आप डायमेंशंस के जो रूल्स आप उनके थ्रू फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. राइट. टू एस्टैब्लिश टू एस्टैब्लिश
relation between physical quantities, या फिर इसी को दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि हम कोई फिजिकल इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। हम फिजिक्स का कोई इक्वेशन डायमेंशंस के थ्रू डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल दे रहा हूं कि एग्जामिनर ने आपसे बोला कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए pendulum depends upon the depends upon its length, and acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, that is what G. आप लोगों बच्चों की ये एग्जामिनर को कैसे पता लगा होगा, इट्स ए डिफरेंट एस्पेक्ट जो कि मैं कभी आपको बताऊंगा, बट एग्जामिनर आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में देंगे। वो आपको उन्होंने बता दिया कि टाइम पीरियड पेंडुलम का उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करता है। अब आपको टाइम पीरियड, लेंथ और जी के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना, आपको इनके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, आप ये सब कुछ नोट करते जा रहे हो। इसका सिंपल सा इसका तरीका ये है कि आपने क्या किया कि आपका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। आप समझ गए, जिन पे उसकी डिपेंडेंसी थी, टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी लेंथ पे थी। आप लोगों की लेंथ की ए पावर पे डिपेंड करता है और एक्सेलेरेशन टू ग्रेविटी जी की बी पावर पे डिपेंड करता है, और के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। के केवल एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, राइट। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा जो भी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है सबको डायमेंशन के फॉर्म में लिखना। टाइम पीरियड जो होगा सेकेंड में ही होगा। जब आप एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करोगे, एक ऑसिलेशन कितनी देर में पूरा होता है, राइट, तो एक ऑसिलेशन के टाइम को तो टाइम पीरियड बोलते हैं, वो सेकंड में आएगा। उसका डायमेंशन टाइम पीरियड का T1 सेकंड को T1। अब मैं ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ब्रैकेट्स में डिनोट करना एक स्टैंडर्ड डिनोटेशन है। के डायमेंशनलेस, उसे हम कोई कुछ नहीं लिखेंगे। लेंथ एल, हाँ, लेंथ एल की डायमेंशन क्या होगी, L1, सो दैट बिकम्स L टू द पावर ए। एल की पावर क्या होगी ए, क्योंकि लेंथ की डायमेंशन L1 और उसकी पावर ए, सो L की पावर ए। जी एक एक्सेलरेशन, जी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, जी एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी है तो उसका यूनिट क्या होगा, वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का हो गया आपका L1 T माइनस टू, एक्सेलरेशन का डायमेंशन और उसकी पावर b है, सो इट बिकम्स L की द पावर a प्लस b। L की पावर a यहां से और b यहां से, L की पावर a प्लस b, और t की पावर माइनस टू b, दैट इज व्हाट T1, दैट इज व्हाट T1। तो बच्चों अब आप देखोगे कि ये जो है ये हो क्या गया, लुक एट दिस, लेंथ की पावर a प्लस b है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल होता है। यहाँ पे टाइम का जीरो, यहाँ टाइम है ही नहीं, और यहाँ टाइम का क्या, एल ए प्लस बी, इसका मतलब ए प्लस बी विल बी इक्वल व्हाट, जीरो। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल हो गए, यहाँ पे लेंथ का ए प्लस बी और यहाँ पे नहीं, सो दैट इज व्हाट जीरो। और टाइम का यहाँ पे माइनस टू बी और यहाँ पे वन, सो माइनस टू बी इक्वल्स व्हाट, वन। माइनस टू बी किसके इक्वल होगा, वन के। तो बच्चों इससे b की वैल्यू आ गई -1/2, और b की वैल्यू इस इक्वेशन में हमने डाली तो a -1/2 इज इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल्स 1/2। तो आपको a और b आपने एज्यूम किए थे, आपको a और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 1/2, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू -1/2 आई इससे, और वो b की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली a माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, सो a बिकम्स व्हाट, हाफ। अब आप देखो, नाउ लुक एट दिस, अब आप देखो, ये जो फॉर्मूला था हमारा,
वो फॉर्मूला हो गया T इक्वल्स टू K n टू द पावर हाफ G टू द पावर माइनस हाफ। सो K n टू द पावर हाफ, ये नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, G टू द पावर हाफ K। और पावर हाफ को आप क्या बोलते हो? स्क्वायर रूट। पावर हाफ क्या होती है? स्क्वायर रूट। सो दैट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G, दिस द टाइम पीरियड T। ये डेराइव T को शॉर्ट K स्क्वायर रूट ऑफ L बाई G। आप जब फ्यूचर में इस चैप्टर को पढ़ोगे फिजिक्स में तो पता लगेगा के की वैल्यू 2 पाई होती है, बट डायमेंशनल इक्वेशन में कोई जरूरत नहीं। जब आप स्कूल एग्जाम में या कहीं पे भी कॉम्पिटिशन में भी आप आंसर कर दोगे टाइम पीरियड टी को के स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी, सो दिस परफेक्टली करेक्ट, राइट? सो दिस वाज वन एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यहाँ पे ओवर कर रहा हूँ, राइट? अभी इसमें डायमेंशंस में कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं, सो आई डिस्कस द फर्दर एप्लीकेशंस इन जो फर्दर क्लासेस हैं उनमें आई डिस्कस। ऑलराइट, सो मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच सर।